Our next topic is the disease forecasting. Okay, now how we can forecast the disease just like the weather. Okay, now see, it has become an important component of the integrated pest management, that is IMP. You know the pest management topic. In the pest management we try to manage all the pathogens in our field. Okay, हमारे फील्ड में जितने भी पैथोजेंस है, चाहे वो इंसेक्ट हो, फंगाई हो, बैक्टीरिया हो, सबका जो मैनेजमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट. ठीक है, तो ये जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है, इसके लिए डिसीज फोरकास्टिंग जो है, इट हैज बिकम इट्स इंपॉर्टेंट कंपोनेंट. ओके, बिकॉज एज वी फोरकास्ट द disease and then we try to apply the integrated pest management program into the field. Okay, and has helped to reduce the amount of pesticides applied to the crops without reducing the yield. Now see, this is very important कि जैसे ही हमें हमारे पास disease forecasting system आ गया है, इस disease forecasting की वजह से the amount of pesticide applied in the field is reduced significantly. देखिए, जो पेस्टिसाइड हम यूज करते थे फील्ड में, उसका अमाउंट जो है रिड्यूस हो गया है. नाउ हाउ दिस हैपन? नाउ देखिए, पहले जो था कि डिसीज है या फिर आएगा या फिर हो चुका है, नाउ इट इज इन अ प्रोग्रेस, व्हाटएवर इज द स्टेज ऑफ द डिसीज वी आर गोइंग टू अप्लाई द पेस्टिसाइड्स रैंडमली. ठीक है, कि रैंडमली वहां पे फार्मर्स क्या करते थे, पेस्टिसाइड्स जो है एप्लीकेशन करते थे पेस्टिसाइड्स का इनटू देयर फील्ड. बट ड्यू टू द डिसीज फोरकास्टिंग आने की वजह से अब ये जो फार्मर्स है, ऑल दिस फार्मर्स नो एग्जैक्टली एट व्हाट टाइम टू अप्लाई द पेस्टिसाइड एंड व्हाट टाइम टू नॉट अप्लाई द पेस्टिसाइड, एंड दैट इज व्हाई द अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स इन द फील्ड इज रिड्यूस सिग्निफिकेंटली. ओके, एंड दैट टू विदाउट रिड्यूसिंग द यील्ड्स. ठीक है, और ये पेस्टिसाइड का यूज कम हो गया है और क्रॉप में जो यील्ड है वो भी रिड्यूस नहीं हुई है. इट क्या, क्रॉप प्रोडक्टिविटी ये ऑप्टिमम लेवल पे है. तो पहले जैसे हम रैंडमली पेस्टिसाइड अप्लाई करते थे, उसका उतने यूजफुल फायदे नहीं थे. बट आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द डिसीज फोरकास्टिंग, नाउ वी आर यूजिंग दिस पेस्टिसाइड्स इन अ वेरी ऑप्टिमम वे. ऑप्टिमम वे से उसको यूज किया जा रहा है, जब जरूरत पड़ रही है तभी उसको यूज किया जा रहा है, एंड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पैथोजन इट इज अप्लाइड नाउ. ओके, इट इज नॉट अप्लाइड रैंडमली. Now it is extremely useful to the farmers in the practical management of the crop disease. ठीक है, तो farmers के लिए of course ये beneficial है. It will also reduce the cost, right? जो pesticide का cost होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और वो purchase करना भी farmer के लिए इतना easy नहीं होता है. तो इसलिए ये जो है cost भी save करता है थोड़ा, और जो crop management जो करना चाहिए, जो disease का management वहां पे properly होना चाहिए, in that this disease forecasting also plays a very crucial role. Okay, now consider. The disease forecasting allows the prediction of the probable outbreaks or the increase in the intensity of the disease, and therefore allows us to determine whether, when, where a particular management practice should be applied. देखिए, disease forecasting, what disease forecasting do, that it allows the prediction of the probable outbreak of disease. That is the probable outbreak, whatever the outbreak is there, अगर वहां पे outbreak किसी disease का होने वाला है, ये हम पहले से ही predict कर सकते हैं. ठीक है, तो disease outbreak if we predicted earlier, then we know exactly whether, when and where to apply the management practices for this particular disease. And if अगर वहां पे डिसीज पहले से ही हो चुका है और उसके बाद अगर हमें पता चल रहा है, तो वो डिसीज की इंटेंसिटी कब हायर होगी. ठीक है, जब डिसीज जब बढ़ेगा, आपने ये जो डिसीज है वो जब इंटेंसिटी में कब बढ़ सकता है, तो ये भी हमें पता चलेगा. एंड ड्यू टू दिस वी आर इट अलाउज अस टू डिटरमाइन वेदर, व्हेन एंड वेयर to particularly give the management practice or not. ठीक है, प्रैक्टिस मैनेजमेंट प्रैक्टिस उस पर्टिकुलर डिसीज के लिए वहां अप्लाई करनी है या फिर नहीं करनी है, ये हमें इससे पता चलता है. सो डिसीज फोरकास्टिंग इज वेरी यूजफुल थिंग फॉर द फार्मर्स. इट इज वेरी यूजफुल फॉर द प्रोडक्शन, राइट? एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्शन है उसके जो ये है पॉइंट ऑफ व्यू, डिसीज फोरकास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड ऑल्सो फ्रॉम द पेस्टिसाइड पॉइंट ऑफ व्यू, कि पेस्टिसाइड कब अप्लाई करना है, कब अप्लाई नहीं करना है, हाउ टू अप्लाई द ऑप्टिमम पेस्टिसाइड, इसके लिए भी जो है ये डिसीज फोरकास्टिंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो व्हाट डिसीज फोरकास्टिंग अलाउज अस टू डू, दे अलाउज अस टू प्रेडिक्ट द पॉसिबल आउटब्रेक ऑफ द डिसीज, and if the disease is already spread, how this disease is going to spread and what will be the intensity in the near future, ये भी हमें पता होता है. and that is why whether and when or where we know where to apply the management practices or not, right? तो ये भी हमें पता होता है. now see, in managing the disease of their crops, the growers must always weigh the risk, cost and the benefits of each and numerous decision. For example, they must decide whether or not to plant a certain crop in a particular field. देखिए, अगर डिसीज फोरकास्टिंग अगर पहले से ही हमारे पास होगा, इस डिसीज फोरकास्टिंग से हम अर्लियर प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि विच टाइप्स ऑफ आउटब्रेक इज गोइंग टू हैपन देयर. सो द ग्रोवर्स और द फार्मर्स, ठीक है, जो भी वहां पे ग्रोवर्स होंगे या फिर फार्मर्स होंगे, उन्होंने इस रिस्क को ध्यान में रखते हुए अपने क्रॉप फील्ड में कौन सा क्रॉप लगाना है ये डिसाइड करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर आर द फेवरेबल कंडीशंस फॉर द फंगल पैथोजन, अगर फंगल पैथोजन के लिए फेवरेबल कंडीशन इन्वायरमेंट में आ रही है, एंड द डिसीज फोरकास्टिंग predicted that the fungal pathogen will cause the diseases in the field. In such a condition, whatever the fungal diseases we know for that host plant, उस host plant को हमें क्या
प्लांट नहीं करना चाहिए उस पर्टिकुलर सीजन के लिए. सो वी अवॉइड दिस होस्ट प्लांट विच गिव्स होस्टिंग टू द फंगाई. इंस्टेड वी शुड यूज द अनदर क्रॉप. ठीक है, तो फार्मर्स ने और ग्रोवर्स ने ये रिस्क देखना चाहिए, कॉज देखना चाहिए, बेनिफिट देखना चाहिए, उसी के बाद डिसीजन करना चाहिए कि कौन सा क्रॉप जो है उनको प्लांट करना है. ठीक है, क्योंकि ये डिसीज फोरकास्टिंग उनको ये भी अलाउ करता है कि वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर ये क्रॉप लगाएंगे तो फंगल डिसीज के लिए तो जो फेवरेबल कंडीशन ऑलरेडी है, तो फिर फंगल डिसीज इस क्रॉप को जो है डिस्ट्रॉय कर देगा. फॉर एग्जांपल, अगर पोटैटो का फील्ड है तो अर्ली बेलाइट और लेट बेलाइट ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय द फंगस, और फंगस के लिए उस पर्टिकुलर फील्ड में अगर फेवरेबल कंडीशंस है तो इन सच अ केस वी शुड नॉट प्लांट द पोटैटो. इन दैट केस व्हाट वी शुड डू इज एग्जैक्टली रिवर्स थिंग. अगर ऐसे फंगल पैथोजन जो जिस प्लांट को डिसीज कॉज करते हैं उन सबको छोड़ देना है, एंड वी यूज द डिफरेंट प्लांट फॉर द प्लांटिंग इन ऑर्डर टू हैव द एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी. ठीक है, तो डिसीज फोरकास्टिंग जो है ये ग्रोवर्स और फार्मर्स के लिए भी जो है अर्ली प्रेडिक्शन का काम करता है, एंड दे शुड सिलेक्ट द क्रॉप अकॉर्डिंग टू दैट फोरकास्टिंग. ठीक है, उस फोरकास्टिंग के हिसाब से उन्होंने क्या करना चाहिए, क्रॉप को सिलेक्ट करना चाहिए. ऑफन द ग्रोवर्स मस्ट डिसाइड वेदर टू प्लांट अ सीड ऑफ अ मोर एक्सपेंसिव और द लेस यील्डिंग रेजिस्टेंट वैरायटीज rather than the seed of the high yielding but the susceptible varieties that needs to be protected by the chemical sprays. See, very important कि अगर जो farmers होते हैं, whatever the growers are there, whatever the farmers are there, they should select the seed which is more expensive. See, whether to plant a seed which is more expensive and less yielding but resistant variety. ठीक है, seed कैसी है, whether to plant a seed which is more expensive. First type में क्या है, more expensive seed है, right? But it is less yielding, or it is less yielding, or but it's a resistant varieties. ठीक है, अगर more expensive भी है लेकिन resistant variety है लेकिन less yield देती है. ओके, ठीक है. सेकंड वाली जो सीड है वो कौन सी है, high yielding है, but it is susceptible to the disease. It is less productive. ठीक है, वो कैसा है, सेकंड डिसीज जो सेकंड जो सीड है वो कैसा सीड है, इट्स अ हाई यील्डिंग बट इट्स अ ससेप्टेबल वैरायटी. ये कैसी वैरायटी है, ससेप्टेबल वैरायटी है, और उसको केमिकल स्प्रे को वहां पे देना पड़ता है. ठीक है, उस पे तो ऐसी सीड से अच्छा है कि हम पहला वाला सीड उसको यूज करें, क्योंकि भले वो एक्सपेंसिव हो. ठीक है, एक्सपेंसिव हो लेकिन वहां पे लेस भी अगर प्रोडक्टिविटी आ रही है, लेकिन वो रेजिस्टेंट है पर्टिकुलर डिसीज के लिए. अगर वो पर्टिकुलर डिसीज के लिए रेजिस्टेंट है, इन सच ए केस वी शुड सिलेक्ट द सीड विच कैन इवन गिव द लेस यील्ड. ठीक है, वो लेस यील्ड दे सकती है, बट ये लिमिटेशन चलता है क्योंकि ये जो पर्टिकुलर सीड है इट इज रेजिस्टेंट टू दैट पर्टिकुलर डिसीज. लेकिन अगर आप हाई यील्डिंग सीड लगाओगे विच इज ससेप्टिबल, तो ये जो पर्टिकुलर डिसीज है वो वहां पे कॉज होगा, और इस डिसीज जो हाई यील्डिंग सीड है वो वैसी लो यील्ड दे देगी. और इस केस में जो है केमिकल फर्टिलाइजर भी बहुत यूज करना पड़ता है, तो ये भी वहां पे बच सकता है. तो फर्स्ट केस में अगर आप सीड, ऐसी सीड आपको मिल रही है विच इज मोर एक्सपेंसिव बट लेस यील्डिंग बट इट इज रेजिस्टेंट वैरायटी, तो आपको रेजिस्टेंट वैरायटी वाला सीड क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए, rather than हाई यील्डिंग बट द ससेप्टेबल वैरायटी, जिसको और केमिकल स्प्रे की भी जरूरत पड़ती है. तो ये कॉमन सेंस है कि अगर आपके पास प्रोडक्टिविटी कम भी आएगी लेकिन वहां पे कोई डिसीज नहीं होगा, देयर विल नॉट बी एनी डिसीज इन योर क्रॉप फील्ड. Or on the other hand, some disease will give the more yield, but there will be the disease in the crop field. So it is better to go with the seed which is resistant and will give the less productivity. Okay? तो ऐसे इंटेलिजेंट डिसीजन जो होते हैं ये फार्मर्स को वहां पे लेने होते हैं. Now most frequently the farmers need a forecast that will help them to determine whether a plant infection is likely to occur, so that they can decide whether to spray a crop with the right way or wait for the several more days to before the spray. सी स्प्रेइंग, ठीक है, जो भी केमिकल फर्टिलाइजर वहां पे होगा या फिर जो भी वहां पे पेस्टिसाइड होगा, अगर उसका स्प्रे करना है तो राइट अवे तभी करना है, या फिर कुछ हफ्तों के रुकने के बाद वो, या फिर कुछ दिनों के रुकने के बाद वो स्प्रे करना है, इसका भी जो है डिसीज फोरकास्टिंग जो है डेटा देता है. ओके, सो डिसीज फोरकास्टिंग जो है वो फार्मर्स को ये भी बताता है, ओके, कि किस समय कौन सा पेस्टिसाइड अप्लाई करना है, कौन से समय स्प्रेइंग वहां पे करनी है क्रॉप फील्ड में, क्योंकि इट इज डिपेंडेंट ऑन दी नॉलेज ऑफ द डिसीज. ठीक है, डिसीज के नॉलेज पे डिपेंड होता है, और ये जो डिसीज होते हैं पर्टिकुलर, ये डिसीज किसी पर्टिकुलर स्टेज में जो है वो ज्यादा ग्रोथ करते हैं, तो उसी स्टेज में जो है हमें स्प्रेइंग करना चाहिए. तो डिसीज फोरकास्टिंग हमें ये भी बताती है फार्मर्स को कि कब स्प्रे करना है और कब स्प्रे नहीं करना है, या फिर इंस्टेंटली स्प्रे करना है या फिर कुछ दिनों के लिए रुकना है वहां पे. सो दिस इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो यूजफुल विच इज गिवन बाय द डिसीज फोरकास्टिंग टू द फार्मर्स. ठीक है, तो इस वजह से जो है केमिकल स्प्रे भी वहां पे बचेगा. नाउ सी, इफ द डिसीज फोरकास्टिंग अलाउज देम टू वेट, दे कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ केमिकल्स. ठीक है, अगर डिसीज फोरकास्टिंग कहती है कि वहां पे उनको वेट करना चाहिए, तो वो अमाउंट ऑफ केमिकल्स को भी रिड्यूस कर सकते हैं, लेबर भी कम लग सकता है यूज विदाउट इंक्रीजिंग इन द रिस्क ऑफ द लूजिंग देयर क्रॉप. ठीक है, तो वहां पे जो लेबर लगता है वो भी कम लगेगा, वहां पे जो केमिकल फर्टिलाइजर व्हाटएवर द केमिकल स्प्रेस आर देयर, दे विल रिक्वायर्ड इन अ वेरी लेस अमाउंट. सो ऑल दीज आर दी
फेवरेबल थिंग्स फॉर द फार्मर्स। ओके, तो फार्मर्स के लिए जो है ये फेवरेबल थिंग्स होती है। तो ऑन द अदर हैंड अगर डिसीज फोरकास्टिंग वहां पे नहीं होगा, इफ देयर वर नो डिसीज फोरकास्टिंग इन सच ए केस, ठीक है, ऐसे केसेस में क्या होगा कि या तो लेबर पहले वेस्ट होगा, ठीक है, वहां पे सेकंडली केमिकल फर्टिलाइजर भी या फिर केमिकल पेस्टिसाइड भी वहां पे वेस्ट होगा। सो इन एंड ऑल इट विल कॉस्ट हेवीली टू द फार्मर्स, ठीक है, एंड ऑन द अदर हैंड वहां पे कोई बेनिफिट भी नहीं होगा। बट इफ यू एक्यूरेटली प्रेडिक्ट द डिसीज, इफ यू एक्यूरेटली गिव द डेटा ऑफ डिसीज फोरकास्टिंग टू द farmer can apply the pesticide at the right way and at the same time conserving the labor and the chemical cost, ठीक है, विदाउट लूजिंग देयर क्रॉप्स। ओके, टू डेवलप अ प्लांट डिसीज फोरकास्ट वन मस्ट टेक इनटू द अकाउंट द सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर पैथोजन, होस्ट एंड ऑफ कोर्स द एनवायरनमेंट। अगेन द थ्री फैक्टर्स, चाहे वो प्लांट डिसीज मॉडल्स हो या फिर वहां पे अगर आपको फोरकास्टिंग करना हो, जो कुछ आपको करना हो, ऐसे केसेस में जो है वहां पे आपको कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करने होते हैं इन ऑर्डर टू डेवलप दिस फोरकास्ट। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पैथोजन, देन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द होस्ट एंड ऑफ कोर्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनवायरनमेंट। सो these three things are core to the plant disease model development and the disease forecasting, that is the pathogen, that is the host and the environment, ठीक है। इसके अगर कैरेक्टरिस्टिक अगर आपको पता होंगे तो देन यू कैन एक्यूरेटली प्रेडिक्ट द डिसीज। ओके, here we are discussing the disease forecasting and how this disease forecasting is helpful to us, to our farmers। एंड ऐसे केसेस में जो है पैथोजन, होस्ट और इन्वायरमेंट के जो है कैरेक्टरिस्टिक्स अगर गैदर किए जाए, सो देन वी कैन एक्यूरेटली फोरकास्ट द डिसीज, ठीक है, डिसीज को हम एक्यूरेटली फोरकास्ट कर सकते हैं। नाउ सी इन जनरल मोस्ट मोनोसाइक्लिक डिसीजेस, ठीक है, जो भी मोनोसाइक्लिक डिसीजेस वहां पे होते हैं, फॉर एग्जांपल मोनोसाइक्लिक डिसीजेस उसे कहते हैं विच शोज द वन इन्फेक्शन साइकिल पर सीजन, ठीक है, एक सीजन में वो एक इन्फेक्शन साइकिल शो करते हैं। इन सच ए टाइप ऑफ डिसीज कॉल्ड एज द मोनोसाइक्लिक डिसीज। ओके, इन जनरल फॉर द मोनोसाइक्लिक डिसीजेस, फॉर एग्जांपल द रूट रॉट ऑफ द पीज एंड विल्ट ऑफ द corn, these are the monocyclic diseases। okay, for a few and for a few polycyclic diseases, of course polycyclic disease हम किसे कहेंगे, which shows the multiple cycles per season। okay, multiple infection cycle जो per season दिखाते हैं, these are called as the polycyclic diseases that may have initial large amount of initial inoculum, that is the apples cap disease। development may be predicted by assessing the amount of initial inoculum। ठीक है, देखिए जो इनिशियल इनोकुलम होता है, ठीक है, इनोकुलम एज यू नो इट्स अ इन्फेक्शन स्प्रेडिंग लिक्विड, राइट। जो इनिशियल जो इनोकुलम होता है, जो स्टार्टिंग वाला इनोकुलम होता है पूरे फील्ड में किसी एक जगह पे होगा, ठीक है, ये जो इनिशियल इनोकुलम होता है, इस इनिशियल इनोकुलम को स्टडी करके हम डिसीज को फोरकास्ट कर सकते हैं, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मोनोसाइक्लिक डिसीजेस में जो है ये बड़ा यूजफुल होता है टू असेस द इनिशियल इनोकुलम, ठीक है। इनिशियल इनोकुलम को जैसे ही आप असेस कर लेते हो, देन यू कैन एक्यूरेटली प्रेडिक्ट व्हाट गोइंग टू हैपन इन योर फील्ड, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द मोनोसाइक्लिक डिसीजेस के लिए तो ये करना बिल्कुल सही है, एंड फ्यू जो पॉलीसाइक्लिक डिसीजेस होते हैं उसके लिए भी ये टेक्निक लगाई जाती है, बिकॉज दैट दे मे हैव द लार्ज अमाउंट ऑफ इनिशियल इनोकुलम। फॉर एग्जांपल एप्पल्स कैप में ऐसा होता है कि इनोकुलम बहुत ज्यादा होता है। नाउ डिसीज डेवलपमेंट मे बी प्रेडिक्टेड बाय असेसिंग द अमाउंट ऑफ इनिशियल इनोकुलम। कितना अमाउंट में इनिशियल इनोकुलम है उस पर हम ये डिपेंड बता सकते हैं कि डिसीज कैसे वहां पे जो है स्प्रेड होगा या फिर वो कब स्प्रेड होगा। Okay, when it is going to spread and how it is going to spread, we can accurately predict if we analyze the initial inoculum. This technique can be used in the almost all the monocyclic diseases and some of the polycyclic diseases, ठीक है। कुछ polycyclic diseases में भी ये यूजफुल है। तो इनिशियल इनोकुलम को एनालाइज करके एंड एसेस करके हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं डिसीज का डेवलपमेंट या फिर पॉसिबल आउटब्रेक कब होगा। सी मेजॉरिटी ऑफ द पॉलीसाइक्लिक डिसीजेस सी showing the multiple infection per cycle, right, per season। now diseases, for example the lead blight of potato कैसा है, polycyclic disease है, because it shows the multiple infection। हमने कहा था 4 दिनों में ही उसके स्पोर जर्मिनेट हो जाते हैं, that is why it shows the multiple infections that have the very small amount of initial inoculum but many infection cycles। ऐसे केस में इनोकुलम भले ही स्मॉल हो, ठीक है, बट इन्फेक्शन कैसा, इन्फेक्शन साइकिल्स कैसी होती है, मेनी होती है, बिकॉज दीज आर द पॉलीसाइक्लिक इन्फेक्शंस, right। disease development can best be predicted by assessing the rate of occurrence of the infection cycle। so in a polycyclic disease आपको क्या यूजफुल होता है, इट्स अ रेट ऑफ ऑकरेंस आपको डिटरमाइन करना जरूरी होता है ऑफ द इन्फेक्शन साइकिल्स, ठीक है। इन्फेक्शन साइकिल्स बहुत ज्यादा होंगी, सिक्वेंशियली आती जाएंगी, सो रेट ऑफ ऑकरेंस ऑफ द इन्फेक्शन साइकिल इफ यू प्रेडिक्ट इट एक्यूरेटली, ठीक है, अगर आप उसको असेस कर लोगे, ठीक है, व्हाट यू आर गोइंग टू असेस द इन्फेक्शन साइकिल्स, ठीक है, इन्फेक्शन साइकिल्स का ऑकरेंस कैसा है, ठीक है, एक के बाद दूसरी साइकिल कैसे आती जा रही है। सो इसको अगर आप स्टडी करोगे देन यू कैन एक्यूरेटली प्रेडिक्ट द पॉलीसाइक्लिक इन्फेक्शंस और द पॉलीसाइक्लिक डिसीजेस। बट व्हाट हैपेंस इन द मोनोसाइक्लिक में आपको क्या असेस करना पड़ता है, इट्स द अमाउंट ऑफ इनोकुलम, ठीक है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर इज द अमाउंट ऑफ इनोकुलम व्हिच इज
रिक्वायर्ड टू असेस द मोनोसाइक्लिक डिसीजेस। ठीक है, मोनोसाइक्लिक डिसीजेस को अगर आपको एसेस करना है, अगर उसको उसके बाद उसको प्रेडिक्ट करना है, तो आपको अमाउंट ऑफ इनोकुलम वहां पे डिटरमाइन करना पड़ता है, क्योंकि इट प्रोड्यूसेस द लार्ज अमाउंट ऑफ द इनिशियल इनोकुलम, दीज आर मोनोसाइक्लिक डिसीजेस। बट द पॉलीसाइक्लिक डिसीजेस सच एज द लेट बिलाइट ऑफ द पोटैटो, दे प्रोड्यूस द वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इनिशियल इनोकुलम। दैट इज व्हाई हम वहां पे वो टेक्निक यूज नहीं कर सकते कि हम इनिशियल इनोकुलम को वहां पे असेस करके प्रेडिक्शन करेंगे। वहां पे हमें फिर क्या यूज करना पड़ता है, वी हैव टू असेस द रेट ऑफ occurrence of the infection cycles। जो भी infection cycles one by one वहां पे आ रही है, we should analyze this infection cycles, their rate of occurrence, and by that we can predict the polycyclic diseases। So monocyclic diseases को कैसे predict करना है and the polycyclic diseases को कैसे predict करना है, for that we have the different methods। In the monocyclic methods we use the amount of the inoculum to predict। ठीक है, we assess the amount of inoculum because large amount of inoculum is produced by the majority of the monocyclic diseases, and this amount of inoculum can be used to predict the disease। ठीक है, बट इन द पॉलीसाइक्लिक डिसीजेस व्हाट वी डू, वी एसेस द रेट ऑफ ऑकरेंस ऑफ द न्यू इन्फेक्शंस साइकिल्स इन द फील्ड, और इसको असेस करके हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाउ द डिसीज विल गोइंग टू ऑकर एंड व्हेन इट इज गोइंग टू स्प्रेड रैपिडली। ऑलराइट, सो ये बिल्कुल याद रखना है कि मोनोसाइक्लिक डिसीज एंड पॉलीसाइक्लिक डिसीजेस में जो है वो किस तरह से हम उसको असेस करते हैं। फॉर डिसीज इन विच बोथ that is the amount of initial inoculum and the number of cycles are large। ठीक है, ऐसे कुछ ओवरलैपिंग डिसीजेस है। ठीक है, वहां पे मोनोसाइक्लिक डिसीजेस एंड द पॉलीसाइक्लिक डिसीज जो है उसका कुछ ओवरलैपिंग निश एरिया भी है, इन विच इट शोज द large amount of inoculum like a monocyclic disease and it shows the multiple cycles per season like the polycyclic diseases। so ये जो niche वाले ये जो diseases होते हैं, for example the BT yellow, ये जो BT yellow जो disease है, it comes in that category of that niche। okay, now both the factors must be assessed for the accurate production of the disease epidemics। तो ऐसे केसेस में दोनों फैक्टर, that is the amount of initial inoculum plus the infection cycles, ठीक है, rate of occurrence of the infection cycle, दोनों को आपको assess करना पड़ेगा, तभी जाके जो है आप accurate prediction कर पाओगे उस पर्टिकुलर डिसीज के लिए। ठीक है, तो ऐसे केसेस में जो बीट येलो जैसे डिसीज होते हैं जो ओवरलैपिंग दिखाते हैं, दोनों कैरेक्टरिस्टिक दिखाते हैं, चाहे मोनोसाइक्लिक के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वहां पे और पॉलीसाइक्लिक के भी होते हैं, तो ऐसे केसेस में आपको दोनों क्राइटेरिया असेस करने हैं। द फर्स्ट क्राइटेरिया इज बीइंग द अमाउंट ऑफ इनोकुलम, large amount of inoculum you have to assess it, and after that the rate of occurrence of the infection cycles in the field। दोनों को असेस करके ही आप प्रेडिक्शन कर सकते हो इस पर्टिकुलर डिसीजेस का। ओके, तो तीनों केसेस याद रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूपीएससी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू जब आप आंसरिंग वहां पे करोगे तो ये सारे पॉइंट्स वहां पे इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, नाउ सच असेसमेंट however are often difficult and impossible, and despite considerable improvements in equipment, methods, assessment of the initial inoculum or rapidly infection cycles are seldom accurate। देखिए, हम बात कर रहे हैं इन तीनों मेथड्स की कि मोनोसाइक्लिक डिसीजेस में क्या करना है, पॉलीसाइक्लिक डिसीजेस में क्या करना है, और अगर मोनोसाइक्लिक प्लस पॉलीसाइक्लिक बोथ द कैरेक्टरिस्टिक्स अगर वहां पे होंगे तो फिर क्या करना है। राइट, मोनोसाइक्लिक में हमने कहा कि इनिशियल इनोकुलम को हमें स्टडी करना चाहिए, पॉलीसाइक्लिक में हमने क्या कहा, पॉलीसाइक्लिक में हमने कहा कि रेट ऑफ ऑकरेंस ऑफ द न्यू इन्फेक्शियस साइकिल जो होती है उसको स्टडी करना है, और फिर हमने जो दोनों डिसीज कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं जैसे बीट येलो, तो उसमें दोनों को ही हमें असेस करना है, ऐसा हमने कहा। लेकिन ये जो असेसमेंट होती है, दिस असेसमेंट इज डिफिकल्ट और इवन इम्पॉसिबल। okay, even with the improvement in the our equipment and methods to assess these all those things। ठीक है, इन सारे थिंग्स को हमारे पास इंप्रूव्ड इक्विपमेंट भी है, ठीक है, सब कुछ है, बट ये जो है इनको असेस करना जो है ये बहुत डिफिकल्ट है इवन इन टुडेज डे। ठीक है, आज के डेट में भी जो है इसको असेस करना डिफिकल्ट है, एंड दैट इज व्हाई व्हाट एवर द प्रेडिक्शन वी आर डूइंग देयर इट इज नॉट दैट मच एक्यूरेट। ठीक है, उतने एक्यूरेसी से जो है उतने हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं डिसीज को, बिकॉज ये सब कुछ करना बहुत डिफिकल्ट है, इट इज नियरली इम्पॉसिबल। Okay, but these methods are theoretically there, but practically these methods shows the very much difficulty, and that is why we are not able to accurately predict the disease। Okay, now see, now let's consider the disease diagnosis, how the disease diagnosis can we do। Okay, the plants in the field are rarely attacked by the single kind of pathogen। देखिए, किसी भी फील्ड में जब प्लांट्स को इन्फेक्शन होता है तो सिंगल पैथोजन ही वहां पे होगा, ऐसे बहुत रेयरली होता है। ठीक है, मल्टीपल पैथोजेंस आर देयर टू कॉज द डिसीजेस इन द प्लांट्स, एंड एज यू नो द सेकेंडरी इन्फेक्शंस आर आल्सो देयर। वंस द प्लांट इज गेट इन्फेक्टेड बाय अ पर्टिकुलर पैथोजन, देन द सेकेंडरी पैथोजेंस आल्सो कम देयर, एंड these सेकेंडरी पैथोजन कॉज अदर डिसीजेस इन दोस प्लांट्स, बिकॉज इन सच अ केस दिस प्लांट इज वेरी मच वीक। ठीक है, ऐसे केसेस में प्लांट कैसे होते हैं, बहुत वीक होते हैं, और वीक होने की वजह से जो है ये प्लांट पैथोजन अदर पैथोजन के लिए अदर पैथोजेंस को रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं। नाउ सी, मोर ऑफन देन नॉट द लीफ स्पॉट्स एंड द ब्लॉचेस आर कॉज्ड बाय द एबायोटिक फैक्टर्स और द बैक्टीरिया। देखिए, जो लीफ स्पॉट्स होते हैं या फिर जो ब्लॉचेस होते हैं प्लांट्स में जो डिसीज देखे जाते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम दीज आर कॉज्ड बाय द एबायोटिक फैक्टर्स। एज यू नो, एबायोटिक फैक्टर्स कौन से होते हैं एनवायरमेंट में, जैसे रेन हो गया, ठीक है, रेन है, वाटर है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, ऑल दीज आर दी
abiotic factors. Okay, so these abiotic factors are also responsible for causing the leaf spots and the leaf blotches. Okay, other are the bacteria also there, may be present along with the spots, and blotches are caused by the fungi as well. So bacteria भी है, fungi भी है, abiotic factors भी है. तो जैसे हमने कहा कि जनरली एक ही पैथोजन नहीं होता है, ठीक है, बैक्टीरियाज आर देयर, फंगाई आर देयर, दिस पैथोजन्स आर प्रेजेंट देयर, और ये सब कुछ जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं जनरली लीफ स्पॉट्स और ब्लॉचेस के लिए. तो एबायोटिक फैक्टर भी अपना रोल कंट्रीब्यूट कर रहा है, बैक्टीरियाज आर आल्सो देयर एंड फंगाइज आर आल्सो देयर, एंड दैट इज व्हाई मल्टीपल टाइप ऑफ पैथोजन्स आर देयर which are causing the diseases in these particular plants. Now such a symptoms may be confused with those caused by the pathogen in a question and may be difficult to diagnose accurately. ठीक है, आप देखिए अब पता नहीं चल रहा है कि वो एबायोटिक फैक्टर की वजह से लीफ स्पॉट हो रहा है, बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, या फिर फंगस की वजह से हो रहा है. एंड दैट इज व्हाई वी ऑफन गेट कंफ्यूज, एंड ये जो डायग्नोस होता है ये डिसीज का, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. फिर हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते कि एग्जैक्टली जो है क्या हो रहा है इस पर्टिकुलर डिसीज में, कौन ये डिसीज कॉज कर रहा है. ठीक है, now such a difficulty is especially likely in early in the development of the disease when the accurate diagnosis is needed. देखिए सबसे पहली जो नीड है हमारी, what we expect from the disease forecasting is that the early detection. Okay, जब वहां पे डिसीज हो रहा है तो early detection is expected from the disease forecasting. But during this early disease, there are the common symptoms. Okay, just like we have studied the leaf spots, they may be caused by the abiotic factor, maybe by the bacteria, maybe by the fungi. So accurate detection early in the disease is not that much possible. ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है कि किस तरह से हम उसको अर्ली डिटेक्ट कर लेंगे. ठीक है, so that is why we are unable to carry out the diagnosis earlier in the disease when actually it is needed. ठीक है, because multiple pathogens are there. वहां पे कैसे pathogens होते हैं, multiple pathogens होते हैं. Now see inaccurate diagnosis, अगर वहां पे inaccurate diagnosis अगर होता है pathogen in question का as being present in the crop early, while in reality it is not, will lead to the premature recommendation of the spray. ठीक है, एंड देयरफॉर एडिशनल अननेसेसरी फंगिसाइड एप्लीकेशन. सी ये बहुत टेरेबल सिचुएशन होगी फिर अगर इनएक्यूरेट वहां पे डिटेक्शन हो जाए, अगर वहां पे जो डिटेक्शन हुआ है, डायग्नोस हुआ है, अगर वो इनएक्यूरेटली अगर डिटेक्ट हो जाए, दैट मींस इफ द डिसीज इज कॉज्ड बाय द फंगाई एंड वी प्रेडिक्टेड दैट द डिसीज इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया, देन व्हाट विल हैपन, we will spray such a chemical which will kill the bacteria only. Okay, but in actually what is present there is a fungus, so it's complete the waste of time, waste of the money. ओके, सो अननेसेसरी एप्लीकेशन भी हो सकता है वहां पे. ठीक है, अगर फंगिसाइड अगर हम वहां पे अप्लाई कर रहे हैं और बैक्टीरिया ने डिसीज कॉज किया है तो वो भी वेस्ट होगा. सो इनएक्यूरेट डायग्नोसिस जो ये बहुत टेरेबल हो सकता है. ठीक है, इसलिए अर्ली डिटेक्शन तो जैसे हमने कहा कि ये बहुत कंफ्यूजन वाला काम है, ये डिफिकल्ट है बहुत. इस अर्ली डायग्नोसिस में अगर हम एट द सेम टाइम वहां पे गलत डायग्नोस अगर कर ले, सो इट विल गिव द टेरेबल सजेशंस टू द ग्रोअर्स और फार्मर्स कि वहां पे गलत सजेशन चले जाएंगे, एंड ड्यू टू दिस देयर विल बी द लॉस ऑफ क्रॉप फील्ड एज वेल एज द मनी फॉर द फार्मर्स. ओके, हाउएवर द मिसडायग्नोसिस ऑफ द रियल पैथोजन as something else of lesser importance is likely to miss the opportunity to take the appropriate management measures early in the development of the pandemic. ठीक है, देखिए ये जो है मिस डायग्नोसिस होना, ये तो चलो ठीक हो ही रहा है कि मिस डायग्नोसिस हुआ है, इस वजह से प्रॉपर वहां पे जो है हम स्प्रे नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, बट यहाँ पे इनिशियल स्टेजेस से ही अगर मैनेजमेंट मेजर्स जो लेने वाले होते हैं हम, कि अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट मेजर्स वहां पे हमें लेने थे अर्ली इन द डिसीज डायग्नोसिस, तो वो भी वहां पे नहीं होंगे. All right, and that is why to make it much more difficult and expensive to prevent the epidemic from developing and causing the serious losses. तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो अगर प्रॉपर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अगर वहां पे नहीं अप्लाई होगी, इन सच अ केस इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिवेंट सच एपिडेमिक. ठीक है, ऐसी कंडीशन में इस एपिडेमिक को रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, एंड इन सच अ केसेस वी आर नॉट एबल टू प्रिवेंट दिस एपिडेमिक. ओके, इंस्टेड इट विल डेवलप एंड इट विल causes us the heavy losses in the crop field. So अर्ली डिटेक्शन और द डायग्नोसिस ऑफ द डिसीज, जैसे हमने कहा कि मोनोसाइक्लिक डिसीज में कैसे करना है, पॉलीसाइक्लिक में कैसे करना है, बट इट इज डिफिकल्ट. ठीक है, वन थिंग इज क्लियर कि इट इज डिफिकल्ट बिकॉज देयर आर मल्टीपल पैथोजेंस इन द फील्ड, और अगर हम मिस डायग्नोस कर लेते हैं रियल पैथोजन को तो वहां पे अपॉर्चुनिटी हमारी निकल जाएगी कि हम अर्लियर जो वहां पे मैनेजमेंट करने वाले थे पूरे के पूरे क्रॉप फील्ड का, वो टाइम हमारे हाथ से निकल जाएगा, एंड इट विल रियली कॉस्ट द फार्मर्स. ओके, फार्मर्स के लिए ये रियल कॉस्ट करेगा, वहां पे मनी लॉस होगा, यहाँ पे फंगिसाइड लॉस होगा, वहां पे जो टाइम है वो भी लॉस होगा.
ठीक है। तो ये बहुत टेरेबल सिचुएशन हो जाएगी अगर उसे मिसडायग्नोस हम करते हैं, ठीक है। नाउ सी द इवैल्यूएशन ऑफ द एपिडेमिक थ्रेशोल्ड, ठीक है। देखिए ये एक साइड टॉपिक है, लेकिन ये जो इवैल्यूएशन होना चाहिए ये भी डिसीज फोरकास्टिंग का इंपॉर्टेंट एक एरिया है। अब ये जो इवैल्यूएशन होता है ये किसका होता है? सी देखिए, इवैल्यूएशन ऑफ द एपिडेमिक थ्रेशोल्ड, सी इट इज ऑलवेज डिजायरेबल फॉर द ग्रोवर्स टू हैव द फ्लेक्सिबिलिटी इन द टाइमिंग फंगिसाइड एप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू द प्रोग्रेस ऑफ द एपिडेमिक, ठीक है। देखिए जैसे जैसे एपिडेमिक जो है बढ़ता है उसी हिसाब से जो है हमें क्या करना है, फंगाई का एप्लीकेशन करना है, और ये बड़ा यूजफुल होता है। फंगिसाइड का एप्लीकेशन कब करना है ये ग्रोवर को पता चले, ठीक है। जो भी ग्रोवर्स वहां पे होंगे, जो भी फार्मर्स वहां पे होंगे, उनको एक्यूरेटली पता होना चाहिए कि फंगिसाइड का एप्लीकेशन कब करना है अकॉर्डिंग टू द प्रोग्रेस ऑफ द एपिडेमिक, ठीक है। नाउ if in the disease characterized by the numerous localized infections, ठीक है, अगर ऐसा कोई डिसीज है which shows the numerous localized infections such as the foliar diseases, ठीक है, जो भी लीफ के डिसीजेस होते हैं वो लोकलाइज इन्फेक्शन दिखाते हैं, किसी एक जगह पे ही वो इन्फेक्शन बना रहता है। इसी एपिडेमिक्स आर जनरली कैरेक्टराइज्ड बाय द 3 पैरामीटर, वहां पे 3 पैरामीटर का यूज करके जो है ये एपिडेमिक्स को जज किया जाता है। सी पहला ये है कि डिसीज इंसिडेंस इन द इंडिविजुअल प्लांट, कि कितने इंडिविजुअल प्लांट में वहां पे जो है डिसीज कॉज हुआ है। आफ्टर दैट द डिसीज इंसिडेंस इन द इंडिविजुअल ऑर्गन्स, यूजुअली लीव्स, ठीक है, जो ऑर्गन्स होते हैं प्लांट्स के जिसमें लीव्स यहाँ पे मेन है, कि इंसिडेंस कितना है उनके इंडिविजुअल ऑर्गन में डिसीज का। उसके बाद द डिसीज सेवेरिटी, डिसीज सेवेरिटी हम कैसे जज करेंगे? द परसेंटेज ऑफ द इन्फेक्टेड लीफ एरिया इन द लीव्स, ठीक है, लीव्स का कितना एरिया जो है परसेंटेज में डैमेज हुआ है, डिपेंडिंग अपॉन दिस वी कैन कैलकुलेट द डिसीज सेवेरिटी, ठीक है। सो एपिडेमिक्स जो होते हैं, जो लीव्स के एपिडेमिक्स होते हैं, उनको कैसे कैरेक्टराइज किया जाता है? बाय यूजिंग द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। द वेरी फर्स्ट इज द डिसीज इंसिडेंस इन द इंडिविजुअल प्लांट, कि मतलब अगर आपके क्रॉप फील्ड में 200 प्लांट्स है तो कितने प्लांट्स में वो आया है, ठीक है। अगर वो 32 प्लांट्स में आया है तो वो डेटा वाला, ये जो डेटा है पहले कैलकुलेट किया जाता है कि डिसीज इंसिडेंस इन द इंडिविजुअल प्लांट कितना हुआ है। आफ्टर दैट डिसीज इंसिडेंस इन द पर्टिकुलर ऑर्गन्स, ठीक है, अगर 32 प्लांट्स वहां पे जिसमें डिसीज इंसिडेंट है, सो उसके कौन से ऑर्गन में डिसीज हो रहा है? मेजॉरिटी ऑफ द टाइम से लीव्स होते हैं, ठीक है। और अगर लीव्स में आ चुका है तो व्हाट परसेंटेज ऑफ द लीव्स इज गॉट अफेक्टेड, इससे हम डिसीज सेवेरिटी निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर, सेकंड फैक्टर एंड द थर्ड फैक्टर, बाय यूजिंग ऑल दिस 3 फैक्टर्स वी कैन कैलकुलेट, ठीक है, कि ये जो न्यूमरस लोकलाइज इन्फेक्शन होते हैं उसको हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि कितने परसेंटेज तक वो डिसीज जो है वो फैल चुका है वहां पे। तो पहले नंबर ऑफ प्लांट्स कैलकुलेट करने हैं। आफ्टर दैट इन नंबर ऑफ प्लांट्स अगर एक बार आपने वहां पे एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर लिया तो उसके बाद आपको ये प्रेडिक्ट करना है कि उसके कितने ऑर्गन्स खराब हो चुके हैं। एंड आफ्टर द ऑर्गन एनालिसिस उन ऑर्गन्स में परसेंटेज कितना है इन्फेक्शन का, वो भी आपको स्टडी करना है। थ्रू दिस प्रोसेस यू विल कम टू नो हाउ मच डिसीज हैज स्प्रेड, और यू आर एबल टू इवेल्युएट द एपिडेमिक थ्रेशोल्ड बाय यूजिंग ऑल दिस क्राइटेरिया, ठीक है। ये सारे क्राइटेरिया को आप स्टडी करके एपिडेमिक थ्रेशोल्ड निकाल सकते हो। ऑलराइट, these are parameters mark the different phases of the disease development. Okay, whatever the three parameters we have seen, that at the plant level parameter, at the organ level parameter, and in that organ the percentage level parameter, all these parameters we have studied, and these are 3 parameters give us these are 3 parameters marks the different phases in the disease development. Okay, कि किस तरह से disease develop हो रहा है, उसमें disease का development जो है हमें इस parameter से पता चलता है। Now in the early stages of the disease incidence in the plant may increase rapidly, but the disease severity of the individual plant is low. See, this is a very important characteristic. When there is a early disease infection is there, the disease incidence in a plant is increased rapidly. Okay, that is from one plant to other plant, and to other plant to the third plant, from third plant to the fourth plant. This infection spreads rapidly there. But the disease severity, that is the amount of infection is caused to the particularly plant organ, ये जो होता है ये बहुत स्लो होता है। Okay, so initially from one plant to second plant to third plant, the infection spreads rapidly. That is, the initial infection spreads rapidly, but the amount of damage caused to the particular organ of the plant is very slow. वो कैसा होता है? वो बहुत स्लो होता है। Okay, so depending upon these characteristics, आप ये जज कर सकते हो कि कौन से स्टेज में जो है ये चल रहा है। पहले जो है इन्फेक्शन रैपिडली स्प्रेड होगा, लेकिन जो इंडिविजुअल ऑर्गन को जो ये होगा डैमेज होगा, इट विल बी स्लो। नाउ इन द सेकंड फेज ऑफ द एपिडेमिक, दैट इज द डिसीज इंसिडेंस इन द लीव्स, ठीक है। ये जो सेकंड फेज था जो हमने स्टडी किया, जो ये सेकंड फेज होता है जिसमें डिसीज इंसिडेंस होता है लीव्स में, देयर इज अ स्मॉल इंक्रीज इन द डिसीज सेवेरिटी। डिसीज सेवेरिटी जो है उसमें स्मॉल इंक्रीज होता है इन द सेकंड फेज। ओके, इंक्रीज इन डिसीज सेवेरिटी अलॉन्ग विद द इंक्रीज इन द डिसीज इंसिडेंस इन द लीव्स, मतलब जो डिसीज इंसिडेंस हो रहा है लीव्स में वो भी हाई हो जाएगा, एंड डिसीज सेवेरिटी समहाउ बिगिंस टू टेक अप द स्पीड, ठीक है। डिसीज सेवेरिटी भी यहाँ पे स्पीड पकड़ लेती है इन द सेकंड स्टेज। What happens in the first stage? In the first stage, infection spreads in a rapid way, ठीक है। Infection बहुत rapidly spread होता है, but
द इंडिविजुअल ऑर्गन होते हैं प्लांट्स के, जैसे इस केस में लीव्स, उनको डैमेज बहुत स्लो होता है। ओके, बट इन द सेकंड फेज, ठीक है, ये जो डिसीज सेवेरिटी होती है जो स्लो थी पहले स्टेज में, वो भी स्पीड पकड़ने लगती है, एंड द डिसीज इंसिडेंस इन द लीव्स आल्सो इंक्रीजेस। डिसीज इंसिडेंस जो है लीव्स में वो भी क्या है, सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिफिक डिसीज, ठीक है, स्पेसिफिक डिसीज भी डिपेंड करेगा, when the percentage is around 1 to 50% of the plants, ठीक है, प्लांट्स में 1 to 50% है, एंड द परसेंटेज दैट इज 1 to 25% इन द लीव्स शोज द डिसीज इंसिडेंस, ठीक है, इस ये क्या शो करता है, ये डिसीज इंसिडेंस शो करता है। दीज आर टेकन एज ए एपिडेमिक थ्रेशोल्ड इन द फर्स्ट टू फेजेस। इसे क्या बोला जाता है, इसे एपिडेमिक थ्रेशोल्ड बोला जाता है इन द फर्स्ट टू फेजेस ऑफ द एपिडेमिक फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द फंगिसाइड टू स्टॉप और स्लो डाउन द डेवलपमेंट ऑफ द एपिडेमिक। तो ये जो दो फैक्टर्स है, ये जो पहले टू फेजेस है, अगर ये दो फेजेस अगर हम डिटेक्ट कर ले, तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड हम जज कर सकते हैं कि कहां पे हमें फंगिसाइड का एप्लीकेशन करना है, ठीक है। तो इन दोनों फेजेस पे, एट दीज टू फेजेस, इन द फर्स्ट टू फेजेस ऑफ द थ्रेशोल्ड, द एपिडेमिक फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द फंगिसाइड टू स्टॉप और स्लो डाउन द डेवलपमेंट ऑफ द पेंडेमिक। तो इस तरह से जो है, हम पहले जो दो फेजेस है, इन दो फेजेस में फंगिसाइड कब अप्लाई करना है, उसका थ्रेशोल्ड हम क्या कर सकते हैं, वहां पे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ कंसीडर दिस, ड्यूरिंग द थर्ड फेज, अगर हम थर्ड फेज की बात करें ऑफ द डिसीज, द सेवेरिटी इज लाइकली टू इंक्रीज रैपिडली अप टू 2 to 50% पर वीक, ठीक है। हर एक वीक में जो डिसीज का सेवेरिटी है वो 2 to 50% से बढ़ता जाएगा। ओके, नाउ ड्यूरिंग दिस फेज फंगिसाइड अप्लाइड अकॉर्डिंग टू द डिसीज सेवेरिटी असेसमेंट, ठीक है। इसका मतलब जो फंगिसाइड है वो कैसा अप्लाई करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वहां पे अप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज देन वी आर इन द थर्ड फेज, ठीक है। तो थर्ड फेज के हिसाब से वहां पे फंगिसाइड एप्लीकेशन होगा। सेकंड फेज के हिसाब से जो फंगिसाइड का एप्लीकेशन था वो मॉडरेट था, ठीक है, क्योंकि वहां पे कंट्रोल भी इजी था। बट इन द थर्ड स्टेज व्हेन देयर इज अ 2 to 50% इंक्रीज इन द इन्फेक्शन पर वीक, ठीक है, वहां पे रैपिडली पर वीक इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा, देन अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू अप्लाई द फंगिसाइड्स। ओके, नाउ द डिटेक्ट्स ऑफ द वेदर कंडीशंस, ठीक है, जैसे रेनफॉल हो गया, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गई, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, उसको डेली मेजर किया जाता है, प्रोवाइडिंग द डेली इन्फेक्शन वैल्यू, उससे हम इन्फेक्शन वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। रेनफॉल कितना है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है, टेम्परेचर कितना है, डिपेंडिंग अपॉन दैट वी कैन इवन कैलकुलेट द इन्फेक्शन वैल्यू। ओके, एंड देन कंटिन्यू एज लॉन्ग एज देयर इज अ हेल्दी टिश्यू ऑन द प्लांट्स दैट नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड व्हाइल द क्रॉप इज येट टू रेडी फॉर द हार्वेस्ट, ठीक है। तो जितने भी हेल्दी क्रॉप्स वहां पे होंगे, उनको बचाने के लिए हमें फंगिसाइड अप्लाई करते रहना पड़ेगा, तब तक जब तक हम हार्वेस्ट कर नहीं लेते इन क्रॉप्स को, ठीक है। तो इन जो तीन पैरामीटर हमने स्टडी किए थे, तो उससे हमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो डिसीज का फेज पता चलता है। इन डिसीज के फेज को कैलकुलेट करके हम क्या कर सकते हैं, वहां पे जो है फंगिसाइड का एप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू दैट असेसमेंट हम कर सकते हैं, एंड वी कैन सेव ओवर हेल्दी क्रॉप प्लांट्स और हेल्दी ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स, हेल्दी प्लांट्स को बचा सकते हैं, जो हेल्दी बच्चे कुछ जो पार्ट्स है प्लांट्स के उसको भी बचा सकते हैं बाय गिविंग द एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ द फंगिसाइड एट दैट पर्टिकुलर स्टेज, वेदर इट इज द थर्ड स्टेज और द सेकंड स्टेज, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन दैट वी विल सिलेक्ट द फंगिसाइड। ओके, नाउ सी द इवेल्युएशन ऑफ द इकोनॉमिक डैमेज थ्रेशोल्ड, ठीक है। तो अगर इकोनॉमिक डैमेज वहां पे हो चुका है, तो उसका थ्रेशोल्ड भी हम क्या कर सकते हैं, इवेलुएट कर सकते हैं। ये भी डिसीज फोरकास्टिंग का एक पार्ट है। ओके, नाउ ऑल थ्रू इट इज फेयरली इजी टू डिटरमाइन द एपिडेमिक थ्रेशोल्ड in a many plant diseases. The threshold for the fungicide application is reached late in season, which results in the disease severity remaining low, yield not being affected. Okay, देखिए यहाँ पे जो बात की जा रही है वो एपिडेमिक थ्रेशोल्ड, अभी हमने बात की कि कैसे उसको कैलकुलेट करने की हम कोशिश करते हैं, डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं, और ये बड़ा फेयरली इजी भी है। ओके, ऑल थ्रू इट इज वेरी इजी टू डिटरमाइन द एपिडेमिक थ्रेशोल्ड, बट जो भी वहां पे यील्ड ये हुई है, खराब हुई है, उसका कैलकुलेशन फिर भी वहां पे जरूरी होता है। ओके, देयरफॉर इन ऑर्डर टू अप्लाई द फंगिसाइड ओनली व्हेन नीडेड, वन मस्ट इवेल्युएट द टॉलरेंस लेवल ऑफ द डिसीज सेवेरिटी एट द हार्वेस्ट, ठीक है। इसलिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, डिसीज सेवेरिटी कितनी है हार्वेस्ट के वक्त, उसको डिटरमाइन करना पड़ता है। ओके, वट एवर द डिसीज सेवेरिटी ऑफ इज देयर फॉर एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट, अगर उसको हम डिटरमाइन कर लेते हैं, उसका टॉलरेंस लेवल अगर हम डिटरमाइन कर लेते हैं, तो वहां पे उस हिसाब से फंगिसाइड एप्लीकेशन जो है दिया जा सकता है व्हेन नीडेड, ठीक है। कि जरूरत है कि नहीं, उस हिसाब से फंगिसाइड एप्लीकेशन किया जा सकता है, अगर हम इवेल्युएट कर ले क्या उसका टॉलरेंस लेवल of the disease severity at the harvest. Okay, now this tolerance level, ये जो tolerance level हम जज करते हैं, evaluate करते हैं, इसी को बोला जाता है economic damage threshold. It is known as the economic damage threshold. Is the highest disease severity level that does not decrease the economic profit. ठीक है, ये हाईएस्ट लेवल का जो है ये डिसीज सेवेरिटी होता है, लेकिन इसके बाद जो है वहां पे इकोनॉमिक जो प्रॉफिट्स होने वाले होते हैं उसको कोई डैमेज होने वाला नहीं होता है, ठीक है।
तो यहाँ पे जो डैमेज का थ्रेशोल्ड है वो रीच कर चुका है, और इसके आगे जो है डैमेज ऑफ क्रॉप प्लांट्स को नहीं हो सकता, ठीक है। उसके आगे जो है प्रॉफिट्स जो आने वाले होते हैं वो डैमेज नहीं होंगे प्रॉफिट से। तो इसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं बाय डिटरमाइनिंग द टॉलरेंस लेवल ऑफ द क्रॉप एट द हार्वेस्ट टाइम, ठीक है। हार्वेस्ट टाइम में जितना भी टॉलरेट कर सकता है क्रॉप प्लांट उस डिसीज को, उसको कैलकुलेट करके हम ये जो है इकोनॉमिक डैमेज थ्रेशोल्ड निकाल सकते हैं, और इसके आगे जो है इकोनॉमिक डैमेज अब पॉसिबल नहीं होता है। कोई भी अगर वहां पे डिसीज होगा तो उसका एक थ्रेशोल्ड होता है कि कब तक वो बढ़ेगा, और उसके बाद जो है उसकी इन्फेक्शन साइकिल पूरी हो जाती है और वहां पे वो रुक जाता है, तो उसके बाद वो इकोनॉमिक डैमेज नहीं करवा सकता, तो इसको कहते हैं इकोनॉमिक डैमेज थ्रेशोल्ड। ओके, आफ्टर दैट जो है प्रॉफिट लॉसेस में नहीं जाते हैं, ठीक है। नाउ सी द इकोनॉमिक डैमेज थ्रेशोल्ड इज ऑब्टेन्ड बाय स्टडीइंग द डिसीज लॉस रिलेशनशिप ऑफ द डिसीज सेवेरिटी एट द हार्वेस्ट, ठीक है। जैसे अभी हमने बात की कि टॉलरेंस लेवल हम डिटरमाइन करते हैं हार्वेस्ट के वक्त, ठीक है। उसका डिसीज के साथ रिलेशनशिप स्टडी करते हैं, और इस डिसीज का सेवेरिटी स्टडी करके हार्वेस्ट के वक्त हम क्या डिटरमाइन कर लेते हैं, उसका थ्रेशोल्ड डिटरमाइन कर लेते हैं। एंड द फाइनल वैल्यू ऑफ द प्रोड्यूस, जो कुछ प्रोडक्शन वहां पे हो रहा है उसका फाइनल वैल्यू क्या आएगा वो भी हम कैलकुलेट करते हैं। एंड देन डिटरमाइनिंग द बियॉन्ड पॉइंट विच बियॉन्ड विच द डिसीज सेवेरिटी एट द हार्वेस्ट डिक्रीजेस इकोनॉमिक प्रॉफिट्स, ठीक है। उसके बाद जो है उसके बाद कितना इकोनॉमिक प्रॉफिट भी लॉस और हो सकता है प्रोबेबली, उसको भी हम कैलकुलेट करके रखते हैं ताकि थ्रेशोल्ड हमें पता चले, क्योंकि इस थ्रेशोल्ड के आगे फिर इकोनॉमिक लॉसेस फिर उतने होते नहीं है, ठीक है। तो इसी के थ्रू इकोनॉमिक डैमेज थ्रेशोल्ड अगर के सारे पैरामीटर अगर हम स्टडी कर लेते हैं तो हमें यह पता चल जाता है कि किसी डिसीज ने किसी पर्टिकुलर फील्ड में कितना लॉसेस हमारा करवाया है, ठीक है। और एट द हार्वेस्ट अगर टॉलरेंस लेवल भी पता चलती है तो वहां पे भी कितना लॉसेस और होने वाला है वो भी पता चलता है। तो उसके बाद कोई इकोनॉमिक लॉसेस नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके बाद फिर हार्वेस्टिंग सीजन आता है और इन्फेक्शन साइकिल भी वहां पे रुक जाती है। तो हार्वेस्टिंग सीजन के बाद जो भी प्रॉफिट होगा वो फिक्स होगा, ठीक है, उसके बाद वो जो है डैमेज नहीं होगा। इसी को कहते हैं इकोनॉमिक डैमेज को थ्रेशोल्ड पता करना, राइट। नाउ सी, नाउ अगर असेस करने की कोशिश की जाए कि असेसमेंट कैसा होना चाहिए इनिशियल इनोकुलम का, ठीक है, असेसमेंट ऑफ द इनिशियल इनोकुलम कैसे किया जाता है, अगर इस पे थोड़ा सा हम देखें, जैसे हमने बात की थी कि मोनोसाइक्लिक जो डिसीजेस होते हैं उसमें असेसमेंट हम करते हैं, क्योंकि इनिशियल इनोकुलम कैसा होता है, लार्ज होता है इन डिसीजेस। तो ये किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए, इट इज ऑफन डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल इन एब्सेंस ऑफ द होस्ट टू डिटेक्ट द स्मॉल पॉपुलेशन ऑफ द मोस्ट पैथोजेंस, ठीक है। देखिए, अगर वहां पे होस्ट नहीं है, देखिए होस्ट नहीं है तो फिर पैथोजन का ऑकरेंस का पता करना ये बहुत इंपॉसिबल है, ठीक है, ये नियरली डिफिकल्ट है और इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर वहां पे होस्ट नहीं है, इन अब्सेंस ऑफ द होस्ट, वहां पे स्मॉल पॉपुलेशन जो होते हैं मोस्ट पैथोजन के उनको डिटेक्ट हम करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि डिसीज डेवलपमेंट हम कैसे स्टडी करते हैं, एक बार अगर प्लांट में डिसीज हो जाए, वंस द प्लांट इज गेटिंग इन्फेक्टेड बाय द पर्टिकुलर डिसीज, देन वी टेक द प्लांट पार्ट एंड एनालाइज इट, ठीक है। प्लांट पार्ट को एनालाइज करके हम स्टडी करते हैं कि डिसीज कैसा है। बट इफ देयर इज नो होस्ट, ठीक है, वहां पे अगर कोई प्लांट ही नहीं है, तो ऐसे केसेस में फील्ड में कहाँ पे इनोकुलम होगा उसको स्टडी करना या फिर उसको डिटेक्ट करना और उसको इवेल्युएट करना बहुत डिफिकल्ट है, इट इज नियरली इम्पॉसिबल ना। ये जो इनोकुलम प्रोपेग्यूल्स होते हैं ऑफ द सॉइल्स बोर्न पैथोजन सच एज द फंगाई निमेटोड आर एस्टिमेटेड बाय एक्सट्रैक्शन और ट्रैपिंग फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। देखिए, जैसे इनोकुलम जो फंगस के जो इनोकुलम होते हैं या फिर जो निमेटोड की इनोकुलम होते हैं, इन दोनों की इनोकुलम सॉइल में होते हैं, ठीक है। तो सॉइल से थोड़ा सा एक्सट्रैक्शन करके या फिर सॉइल ट्रैप मेथड का इस्तेमाल करके वहां से जो है सैंपल निकाला जाता है और वहां से उसको एस्टिमेट किया जाता है, ठीक है। कि सॉइल में अगर पर्टिकुलर एक सैंपल अगर आप ले लोगे सॉइल का और वहां से एस्टिमेट कर लोगे कि फंगल या फिर नेमेटोड प्रेजेंस वहां पे है कि नहीं, तो इनोकुलम हम वहां पे पता कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एयरबॉर्न फंगल स्पोर्स है एंड इंसेक्ट वेक्टर्स आर एस्टिमेटेड बाय द ट्रैपिंग देम इन द वेरियस डिवाइसेस, ठीक है। मतलब अगर इन्फेक्शन जो है वो एयरबॉर्न है, नॉट द सॉइल बोर्न, ठीक है, एयर से इन्फेक्शन आ रहा है, तो ऐसे एयर से इन्फेक्शन जो आते हैं जैसे फंगल स्पोर आते हैं, इंसेक्ट जो होते हैं वो डिसीज को लेके आते हैं, तो ऐसे इंसेक्ट को या फिर फंगल स्पोर्स को है ना डिवाइसेस होते हैं उनको ट्रैप करने के लिए एयर से अगर उन डिवाइसेस से उनको ट्रैप कर लिया जाए तो उससे हम स्टडी कर सकते हैं कि और कौन से जो डिसीज है फील्ड में आने वाले और प्रोबेबल जो इनोकुलम होता है हमें पता चलता है, ठीक है। तो जनरली सॉइल बॉर्न जो होते हैं वहां पे हम एक्सट्रैक्शन या फिर ट्रैपिंग करते हैं सॉइल का, और एयरबॉर्न जब होते हैं तो अब हम वेरियस डिवाइसेस यूज करके उनके स्पोर्स और जो वेक्टर्स होते हैं उनको इंसेक्ट वेक्टर होते हैं उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नाउ सी, यूजुअली इट इज इजियर टू असेस द अमाउंट ऑफ इनोकुलम प्रेजेंट बाय मेजरिंग द नंबर ऑफ इन्फेक्शन प्रोड्यूस ऑन द होस्ट विद इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। जैसे देखिए, जैसे हमने डिस्कस किया कि जब तक होस्ट में इन्फेक्शन नहीं होता है, ठीक है, तब तक ये डिफिकल्ट है। बट वंस वी गेट द इन्फेक्शन इन द होस्ट, मतलब होस्ट प्लांट अगर वहां पे है और इन्फेक्शन हो चुके हैं, देन इट इज वेरी इजियर टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इनोकुलम। ओके, इनोकुलम जो भी होगा उसका अमाउंट प्रेडिक्ट हम कर सकते हैं वंस द होस्ट इज गेटिंग इन्फेक्टेड। ओके, जो भी सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के लिए वहां पे इन्फेक्शन हुआ है
उसका इनोकुलम हम फिर इजीली स्टडी कर सकते हैं। लेकिन अब्सेंस ऑफ होस्ट इट इज डिफिकल्ट, जैसे अब फिर जैसे हमने अर्लियर स्लाइड में डिस्कस किया, फिर आपको सॉइल का सैंपल लेना पड़ सकता है, एयर का सैंपल लेना पड़ सकता है, ठीक है, तब वो डिफिकल्ट होता है। लेकिन बट वंस वी हैव द होस्ट एंड इट इज गेट इन्फेक्टेड, देन वी कैन इजीली कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इनोकुलम present there, okay, by detecting the number of infections produced in the host plant within a certain period of time. Now, even in the presence of the host, however, it is often difficult to find and measure the small amount of diseases, ठीक है। तो अगर पूरी की पूरी फील्ड है और उसमें अगर हमें डिसीज को जज करना है तो ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ये उतना इजियर भी नहीं है जितना हम सोचते हैं, ठीक है। ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड ये थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। नाउ कंसीडर, now furthermore in many diseases there is a incubation period, okay, जैसे आप जानते हो अगर आपने माइक्रोबायोलॉजी स्टडी किया है, देर इज ए इंक्यूबेशन पीरियड, ओके, इंक्यूबेशन पीरियड होता है पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए, और ये जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है ड्यूरिंग विच द होस्ट इज इन्फेक्टेड बट शोज नो इन्फेक्शन, ठीक है। मतलब प्लांट है और प्लांट के अंदर इन्फेक्शन जो पैथोजन है वो जा चुका है, ठीक है, पैथोजन इज ऑलरेडी प्रेजेंट इनसाइड द प्लांट, बट इट इज इन इट्स इंक्यूबेशन पीरियड, वो उसके इंक्यूबेशन पीरियड में, इसलिए कोई सिम्टम वहां पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसलिए वहां पे फिर अर्ली डिटेक्शन डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि प्लांट्स के अंदर इसका जो इंक्यूबेशन जब तक पीरियड खत्म नहीं हो जाता और इसके बाद ये स्प्रेड नहीं होते प्लांट में, तब तक प्लांट जो है सिम्टम नहीं दिखाते हैं। तो अगर कोई सिम्टम ही नहीं होगा तो फिर उनको जो है डिटेक्ट करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए एरियल फोटोग्राफी, ये मॉडर्न टेक्निक है, ठीक है। एरियल फोटोग्राफी जो होती है यूजिंग द फिल्म सेंसिटिव टू नियर इंफ्रारेड रेडिएशन, ठीक है। अगर हम एरियल फोटोग्राफी यूज करें जिसमें जो फिल्म होती है ये सेंसिटिव होती है टू द इंफ्रारेड रेडिएशन, has made possible both earlier detection and the sharper delineation of the disease areas of the crop fields, ठीक है। देखिए ये जो एरियल फोटोग्राफी होती है जिसमें इंफ्रारेड रेडिएशन यूज किया जाता है, अगर ये एरियल फोटोग्राफी की जाए इस मॉडर्न टेक्निक से, ये पॉसिबल हुआ है अभी अभी कि हम इसको अर्लियर डिटेक्शन कर सकते हैं। अब अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं और क्रॉप फील्ड में हमें ये भी पता चलता है कि क्रॉप फील्ड के कौन से एरियाज में जो है डिसीज स्प्रेड हुआ है बाय यूजिंग दिस एरियल फोटोग्राफी, ठीक है। क्योंकि ये इंफ्रारेड रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं और इन्फेक्टेड जो प्लांट पार्ट्स होते हैं इसमें क्विकली जज हो जाते हैं। मतलब एरियल फोटोग्राफी हमने एयर से वहां पे की फोटोग्राफी, ऊपर से एरियल फोटोग्राफी की गई क्रॉप फील्ड की, और उससे इन्फेक्टेड जो प्लांट्स है या फिर जो इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट्स है वो इजीली डिटेक्ट हो जाते हैं और हमें पता चल जाता है कि पूरे क्रॉप फील्ड में कहाँ पे इन्फेक्शन है, एक पर्टिकुलर किसी एक साइड में है या फिर पूरे क्रॉप फील्ड में फैल चुका है, ये हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एरियल जो फोटोग्राफी है मॉडर्न टेक्निक है, इस वजह से हम अर्ली डिटेक्शन अब पॉसिबल हुआ है। हाउएवर फॉर मेनी डिसीजेस by the time aerial photography detects the disease areas in the field, the yield losses has already occurred। देखिए फिर इसके आगे भी प्रॉब्लम्स है कि जब तक एरियल फोटोग्राफी डिटेक्ट कर लेती है कि यहाँ इन्फेक्शन हुआ है, तब तक क्रॉप लॉसेस भी हो चुके होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हर बार ऐसा होता है कि एक नई टेक्निक हम एक्वायर करते हैं, लेकिन तब तक जो परसेंटेज लॉसेस होता है 5 to 10% जैसे इनिशियल जो लॉसेस होते हैं वो हो चुके होते हैं, ठीक है। लेकिन एरियल फोटोग्राफी फिर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके बाद के जो लॉसेस है हम उसको रोक सकते हैं, ठीक है। इनिशियल लॉसेस तो चलो हो चुके हैं वहां, ऑलराइट। नाउ सी, नाउ वेदर बेस्ड फोरकास्टिंग में हम कुछ मॉडल्स भी यूज करते हैं। देखिए वेदर को जज करके भी फोरकास्ट किया जा सकता है। नाउ वेदर कंडीशंस आर असेस्ड टू प्रेडिक्ट द डिसीज डेवलपमेंट। जैसे हम जानते हैं कि इन्वायरमेंट को हम एज अ पैरामीटर की तरह यूज करते हैं और हम इस पैरामीटर का इस्तेमाल करके हम डिसीज को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। नाउ फर्स्ट इज द प्रेडिक्टिव सिस्टम्स वहां पे डेवलप किए गए हैं। जैसा पहला है इट इज कॉल्ड एज दी ब्लिड कास्ट, इसको ब्लिड कास्ट बोला जाता है पहले को, इसको इसको लेड बिलाइट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। लेड बिलाइट इससे हम जज कर सकते हैं। अब ये ब्लिड कास्ट क्या है, इसमें है ना वेदर का पूरा असेसमेंट वहां पे होता है, तो वेदर असेसमेंट करके हम ये जज कर सकते हैं कि लेड बिलाइट वहां पे होगा या नहीं होगा। और वहां पे एक सेकंड भी प्रोग्राम है, इट्स कॉल्ड एज दी फास्ट, ठीक है। ये जो फोरकास्टिंग प्रोग्राम है, ये जो प्रेडिक्टिव सिस्टम है फास्ट, ये अल्टरनारिया सोलानी को प्रेडिक्ट करता है, उसका डेवलपमेंट प्रेडिक्ट करता है। और आप जानते हो कि अल्टरनारिया सोलानी जो है वो किसके लिए पॉजिटिव एजेंट होता है। तो फास्ट जैसे प्रोग्राम हो गया, ब्लास्ट से कास्ट जैसे प्रोग्राम हो गए, ये वेदर फोरकास्ट करके बता सकते हैं कि कौन सा डिसीज स्प्रेड होने वाला है, ओके। उसके बाद देखिए ये सब कुछ छोड़ के कुछ मॉडर्न टेक्निक जो है अभी अभी डेवलप हुई है ड्यू टू द रैपिड डेवलपमेंट इन द साइंसेस, ओके। नाउ अदर मॉडर्न टेक्निक्स फॉर द मॉडलिंग एंड डिसीज फोरकास्टिंग आर द जीपीएस, दैट इज ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का भी यूज किया जा सकता है इनको प्रेडिक्ट करने के लिए। उसके बाद मॉलिक्यूलर टूल जैसे डीएनए प्रोब, जैसे हम प्लांट सैंपल ले जाए और डीएनए प्रोब का इस्तेमाल करके डिटेक्ट कर ले कि कौन सा पैथोजन है, तो इससे भी बड़ी क्विकली असेसमेंट हो सकता है। और उसके बाद क्या होगा, एडवांस कंप्यूटर सिमुलेशन प्रोग्राम्स भी आ चुके हैं जिस वजह से इजीली हम डिसीज को अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे मॉडर्न मेथड्स भी है, जीपीएस जैसी मेथड है, मॉलिक्यूलर टूल्स है जिसमें डीएनए प्रोब हम यूज करते हैं, मॉडर्न कंप्यूटर सिमुलेशन प्रोग्राम्स भी है जिसकी वजह से हम डिसीज को अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं, ओके। Okay, so it is all about the disease modeling and the forecasting system for the diseases. Okay. Thank you very much for being with me. See you in the next one.